नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। माफ कीजिएगा, अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और सुबह के 9 बजे का ये जो समय है वो होता है आपका डेली करंट अफेयर्स का समय, डेली न्यूज़ एनालिसिस का समय। डेली करंट अफेयर्स या डेली न्यूज़ एनालिसिस की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो इसमें हम देश विदेश के प्रमुख समाचार और खासकर अपने उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख समाचार हैं उन सभी का संकलन लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से हमारा पूरा प्रयास होता है कि आप अपनी आगामी परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, ये जो चैनल है आप जान ही रहे हैं कि स्टेट पीएससी यानी कि पीसीएस एग्जाम लेवल का चैनल है, लेकिन इसमें इसके अलावा जो और भी एग्जाम है जहां आपको करंट अफेयर्स की भूमिका है, करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। मेरी दो क्लासेस चलते हैं, एक सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स और एक शाम को 4 बजे ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को बेस से एकदम बेसिक से जो है वो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए, बस सभी को इन्वाइट कर दीजिए कि सभी जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर लें। ठीक है ना, सभी को आप इनवाइट कर दीजिए कि सभी जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, कि ठीक है ना, कि सबको क्लासेस का जो है वो लाभ मिल सके। ठीक है, अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए। और ये जो न्यूज़ एनालिसिस हम कर रहे हैं, डेली न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं, इसका जो सोर्स है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जब हम समाचारों पर हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश के समाचारों के लिए हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ के बन रहे हैं वहाँ से हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं कहाँ? अन अकेडमी पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की क्लासेस आप देख रहे हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आप एसेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक आपने अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए कि आपको क्लासेस के फायदे मिले। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कोड आपको यूज करना है सब्सक्रिप्शन के बाद, वो कोड क्या है? वो कोड है अनूप 10। इस कोड के माध्यम से जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस कोड के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फटाफट फटाफट। और जो पहली बार जो चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए उत्साह में, है ना। मौसम की ठंडी और आपकी तैयारी की गर्मी के बीच में युद्ध होना चाहिए, होना चाहिए ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सोच रहे होंगे कि सो के उठें कि नहीं उठें, चलो 2-4 घंटा और सो जाते हैं, है ना। तो जो सो रहा है वो खो रहा है, और जो जाग गया है वो क्या पा रहा है? वो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज कर रहा है मेरे साथ। ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों मेरी, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एज अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। और अभी जो है वो सोसाइटी की भी क्लासेस आपको देखने को मिल रही होगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको क्लासेस के पीडीएफ, क्लासेस के लिंक्स, या जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। पहला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। नीच न्यूज की शुरुआत करते हैं आपके साथ। पहला न्यूज है, सोर्स जो है वो इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है ना। और सभी का स्वागत है, शिव सिंह, दीपू कुमारी, सुषमा, आलोक, ईशान, प्रीति पोयम, सभी का स्वागत है। तो पहला न्यूज है, न्यूज क्या है? सुप्रीम कोर्ट अलाउस महाराष्ट्र बुलॉक कार्ट रेसिंग, वी नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी। द अपेक्स कोर्ट बेंच सेड, ठीक है ना। अपेक्स कोर्ट मतलब जो उच्चतम न्यायालय है, कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इफ इट इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट एंड गोइंग ऑन ऑल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, एक्सक्लूडिंग महाराष्ट्र, इट डज नॉट अपील टू कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो ब्लॉक कार्ट एक दौड़ होती है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये देखिए, आपके स्क्रीन पर ये दौड़ दिख रही है ना। जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर सामने आपको क्या दिख रहा है कि दो बैल बंधे हुए हैं और बैल के ऊपर एक महानुभाव जो हैं, जो कि मस्त हीरो माफिक जो हैं, एकदम लग रहे हैं। और ये क्या करा रहे हैं? ये दौड़ हो रही है। किसकी दौड़ हो रही है? बैलों की दौड़ हो रही है। जो ये बैलों की जो दौड़ होती है वो कहाँ होती है? ये महाराष्ट्र में हमें ये दौड़ देखने को मिलती है। ठीक है।
अब रही बात दोस्तों कि इस दौड़ के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल आपको क्या देखने को मिलेंगे कि गेम स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें बैल को बैल से लड़ाया जाता है ना, मुर्गे को मुर्गे से लड़ाया जाता है, कुत्ते से कुत्ते को लड़ाया जाता है ना, सांड से सांड को लड़ाया जाता है ना, या सांड को छेड़ा जाता है और सांड के सामने जो है वो आदमी आ जाते हैं, ठीक है, और मतलब इस टाइप से, और ये काफी हिंसक भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है ना। तो इसके कारण जो है कि पशुओं के ऊपर अत्याचार को देखते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने और काफ़ी मतलब प्रशासन ने जो है इसके ऊपर जो है वो रोक लगाई थी कई जगह पे। लेकिन जहाँ भी इस प्रकार के जो त्यौहार होते हैं, जहाँ भी इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ के लोगों ने सीधे कहा कि ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी संस्कृति का विषय है, और आज से नहीं सदियों से जो है ये होता आ रहा है और हम इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि भारत में कौन कौन से कोने में कौन कौन से इस प्रकार के पशुओं के साथ जो क्रीड़ाएं हो रही हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं, इस पर भी हमें बात करना है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है उस निर्णय को भी आलोक में रखते हुए, ठीक है, हमें इसकी विवेचना करनी है, इसको समझना है, इसका विश्लेषण करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आए कि सर ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये हमें कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जब आप मुख्य परीक्षा पे जाए तो मुख्य परीक्षा के जब आप पाठ्यक्रम को देखेंगे, जब सिलेबस को देखेंगे, तो आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 में इतिहास के अंदर कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक है। प्रीलिम्स के एग्जाम में जब आ जाते हैं और प्रीलिम्स के एग्जाम का जब सिलेबस देखते हैं तो वहां भी आपको आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है ये आपके आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से ये न्यूज़ हमें मिला है, और इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउस महाराष्ट्र बुलेट रेसिंग, वी नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी। आइए इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बैलगाड़ी कहाँ होता है, बैलगाड़ी का दौड़ अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बैलगाड़ी के दौड़ किस राज्य का जो है वो प्रमुख त्यौहार है ना, जहाँ दो बैलों को जो है वो आगे मतलब इसको दौड़ाया जाता है, तो तुरंत आपके दिमाग में जो उत्तर होगा वो कौन सा राज्य होगा, वो होगा महाराष्ट्र, ठीक है। अभी हम लोग और भी देखते चलेंगे। प्रीति कंसल, मोहम्मद आरिफ, अनीता पाठक, स्वागत है, सभी का स्वागत है। फटाफट शेयर भी करते रहिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने सारे मित्रों के साथ साझा कर दीजिए भैया, एक भी मित्र आपका छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो दोस्तों आ जाते हैं समाचार पे, और समाचार पे आते हैं तो 4 साल पहले चलते हैं, 2021-2017 की बात करते हैं। 2017 में क्या हुआ था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो महाराष्ट्र का ये जो पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ था ना, इसके आयोजन पे क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और यह जो निर्णय आया था, यह निर्णय कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुरूप राज्य द्वारा लागू किए गए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन पर आधारित था, ठीक है ना। कहां आधारित था, एक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ठीक है ना, जिसमें यह कहा गया है कि पशुओं के ऊपर किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं की जानी चाहिए, है ना। आपको एक याद होगा दोस्तों, अगर आप लोग सर्कस में जाते होंगे तो पहले जब आप सर्कस जाते थे तो आपको क्या दिखता था, हाथी दिखते थे, है ना, आपको शेर दिखता था, बाघ दिखता था, और इनके जो है सर्कस में आपको, है ना, ये प्रदर्शित करते हुए नजर आते थे। लेकिन आज आप सर्कस में जब जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ये सारे जो जानवर हैं, हाथी, बाघ, शेर या और भी जो अन्य जानवर हैं जिनके द्वारा कला का प्रदर्शन कराया जाता था, ये सब आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। कारण क्या है, क्योंकि ये माना गया कि ये सारे जो भी मनोरंजन के साधन है, इन मनोरंजन के साधन में क्या किया जा रहा है कि पशुओं के साथ जो है वो क्रूरता की जा रही है ना। यानी कि पशुओं के माध्यम से इंसान जो है वो पशुओं को क्या बनाया, अपने मनोरंजन का साधन बना दिया है। इसलिए हमें इस पर क्या करनी होगी, रोक लगानी होगी। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो है वो महाराष्ट्र में जो ये बैलगाड़ी का दौड़ था, इस बैलगाड़ी के दौड़ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये जो आप बड़ा सुंदर सा शब्द तो लग रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ये है क्या गुरुजी, है ना। दिमाग में तुरंत एक प्रश्न है कि है क्या। हम तो इतना जान गए कि चलो ठीक है भैया, पशुओं की क्रूरता नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कानून भी है, लेकिन है क्या। तो दोस्तों अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कानून बना था इसका उद्देश्य क्या था,
क्योंकि तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अनावश्यक सजा या जानवरों की जो उत्पीड़न की जो प्रवृत्ति है उसको क्या करना है, रोकना है। क्या करना है, जानवरों की जो उत्पीड़न की जा रही है उसको रोकना है। और इसके लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप लोग जो फैक्ट ढूंढते हो ना कि सब फैक्ट 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 फैक्ट, तो एक फैक्ट आपको यहां से बन गया। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो तुरंत आपके दिमाग में से उत्तर क्या आना चाहिए, 1962। अच्छा, 1962 इतिहास में अगर हम जाएं तो कुछ और भी संबंध है। कोई युद्ध हुआ था, एक बार कमेंट में करके बताइए कि 1962 और क्यों चर्चा में है। जब 1962 आता है तो हमें कुछ याद आती हैं, कुछ दर्द हमारे जो है वो ताजा हो जाते हैं। कौन से दर्द ताजा हो जाते हैं? आप कहेंगे सर जन्म 88 में हुआ था, 89 में हुआ था, 95 में हुआ था, 97 में हुआ था, 2000 में हुआ था। 62 में कौन सा दर्द? इतिहास के पन्ने को पलटिए, एक दर्द जो है वो दर्द तुरंत आपके सामने आएगा। और एक बार कमेंट में करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर मैंने दिखा भी दिया कि किस प्रकार से मस्त बैलों को सजाया धजाया गया है और उसको दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ये अधिनियम जो था इसमें क्या कहा गया था कि अनावश्यक रूप से क्रूरता और जानवरों का जो उत्पीड़न करने की जो अगर की जा रही है तो उसमें जो व्यक्ति कर रहा है उत्पीड़न उसको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। और यह अधिनियम जो है वो जानवर और जानवरों के जो भी विभिन्न प्रकार हैं उसको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है इसमें। अब इसके थोड़ी से बैकग्राउंड में हम चलते हैं, पृष्ठभूमि में चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे 2017 से 3 साल और ऊपर, कब, 2014 पे। 2014 में क्या हुआ था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में जल्लीकट्टू, बैल दौड़ और बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। और यह देखते हुए कि वे खतरनाक थे और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करते थे। एक गेम होता है दोस्तों जल्लीकट्टू। क्या किया जाता है जल्लीकट्टू में कि सांड को जो है बाड़े में रखा जाता है और उसके बाद सांड को क्या किया जाता है कि भड़का दिया जाता है ना, किसी भी प्रकार से सांड को जो है वो क्या कर दिया जाता है, भड़का दिया जाता है। अब सांड जब भड़क जाता है तो उस बाड़े को खोल दिया जाता है और उसके सामने जो लोग हैं वो दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा देखने को मिलता है ना। और भी जानवरों के आप देखेंगे तो 2 सांडों को क्या कर दिया जाता है, लड़ा दिया जाता है। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि काफी ये खतरनाक जो है ये कुल मिला के जानवरों का शोषण होता है। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु ने परंपरा को विनियमित तरीके से जारी रखने के लिए जो है वो क्या किया, कानून में संशोधन किया। और कानून में जो संशोधन किया था तो उसे 2018 में क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय में उस कानून के संशोधन की प्रति क्या की गई थी, चुनौती जो है वो दाखिल की गई थी। फरवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जलीकट्टू से संबंधित याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के पास क्या कर दिया था, भेज दिया था। और ये संविधान पीठ ये तय करेगी कि बैल को वश में करने का जो सांस्कृतिक खेल है, ठीक है ना, क्या वह उनके अधिकारों के तहत आता है जिसमें जानवरों के साथ क्रूरता को जो है वो बनाए रखने की बात की जा रही है। अब न्यायालय से जब ये बात पूछी गई थी 5 सदस्यीय बेंच से, ठीक है ना, जो पीठ थी 5 सदस्यों की, उससे जब ये बात पूछी गई थी तो इसने सीधे ये कहा कि न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायालय ने पाया कि राज्यों में इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था जब देश भर में अन्य जगह पर इस तरह के खेल चल रहे थे। यदि यह पारंपरिक खेल है तो महाराष्ट्र को छोड़ के पूरे देश में चल रहा है तो यह सामान्य ज्ञान के अनुकूल नहीं है। जब बात हो रहा है कि भाई केवल महाराष्ट्र में हम क्यों रोक लगाए, जब तमिलनाडु में चल रहा है, केरला में चल रहा है, आंध्रा में चल रहा है, या राज्य के देश के अन्य और भी देशों में जो है इस प्रकार के पारंपरिक त्योहार चल रहे हैं, तो हम केवल महाराष्ट्र के बैलगाड़ी दौड़ पे क्यों रोक लगाए। अब हम आ जाते हैं कहाँ, महाराष्ट्र का जो ये बैलगाड़ी दौड़ है जिसका हमने इमेज पहले ही, मतलब वीडियो जो है हमने पहले ही देख लिया। तो ये होता क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, पारंपरिक खेल है। अब बैलगाड़ी का दौड़ है तो इसका मतलब शहरों में तो नहीं होगा, कहाँ होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होगा, ठीक है ना। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये जो बैलगाड़ी का दौड़ जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप गांव में मेला वाला लगता है, आप जाते हैं, तो गांव में जब मेला लगता है तो जब मेले में आप जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, स्टॉल लगे रहते हैं खाने पीने के, तो तुरंत आपका जो जीभ है वो लटपटाने लगता है ना, जी लटपटाए रहा ना जाए, है ना। तो आप क्या करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ खरीदते हैं।
जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे खेल खिलौने, पता चला आपके साथ छोटा सा आपका भाई चला गया, छोटा सा बच्चा चला गया, या घर परिवार का कोई भी छोटा बच्चा चला गया, तो वो तुरंत आपके साथ जिद करने लगता है कि उसको क्या चाहिए, खिलौने चाहिए। आप खिलौने खरीद रहे हैं, वो जिद करने लगता है मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे झूले पे झूलना है, ये सारा काम। ठीक है। अब जैसे आपके बच्चे हैं, आप हैं, वैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, अनगिनत लोग जाते हैं उस मेले में। ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो बैलगाड़ी का दौड़ आपको दिख रहा है महाराष्ट्र में, ये भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जब इसका आयोजन किया जाता है तो एक मेले के तरह जो है इसका आयोजन किया जाता है। और जिस दिन ये आयोजन होता है या जब तक ये आयोजन होता है तब तक जो है वो स्टॉल लगे रहते हैं। ठीक है। और इसके माध्यम से क्या है कि लोग इसको देखने जब जाते हैं तो वहां से खरीदारी करते हैं। ठीक है। और जब ये होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनके आजीविका का जो साधन है वो बनता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस सभी चीजों का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना सोन, गुड मॉर्निंग, है ना। अब भारत में जो और भी त्योहार हैं इसके बारे में बात करें तो जैसे कि मैं जलीकट्टू की बात कर रहा था, तो जलीकट्टू जिसे क्या कहा जाता है, एरुथा जुवूथल, क्या कहा जाता है, एरुथा जुवूथल। तो महाराष्ट्र का ये त्योहार है दोस्त, सॉरी आपका तमिलनाडु का ये जो त्योहार है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह पारंपरिक खेल है। जब फसलों की जब कटाई हो जाती है तो पोंगल के समय आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों को इंसानों के साथ क्या की जाती है, लड़ाई कराई जाती है। जैसा कि मैंने पहले जल्लीकट्टू के बारे में क्या कहा कि बैल या सांड को क्या किया जाता है कि एक बेड़े में रख दिया जाता है, उसको उकसाया जाता है ना। किस लिए उकसाया जाता है, कि वो क्रोधित हो। समझ रहे हैं ना। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि गांव में देखते हैं ना कुछ ऐसे ढीठ टाइप के जो लोग होते हैं, तो कहीं भी ढीठ टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है कि किसी भी जानवर को धीरे से क्या कर देना, उकसा देना। कुत्ते को उकसा देंगे, गाय को सांड को, मतलब काम क्या है, परेशान करना। अब वो परेशान जब करते हैं तो आप किसी को भी परेशान करेंगे। जैसे भैया मान लो कि आप एक जानवर, ठीक है, ठीक है, आप मान लो खुद को एक जानवर ही मान लो, भाई बंदर के ही वंशज है ना हम। पूर्वज हमारे कौन थे, बंदर थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हमारे अंदर भी गुण तो कुछ है ही। अब मान लीजिए कि आप ही को कोई रोज क्या कर रहा है, उकसा रहा है, उकसा रहा है। एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, 3 दिन सुनोगे, चौथे दिन सुनोगे, और 5वें दिन ले थप्पड़, यही करोगे ना। अब भाई सांड, बैल, बंदर, मुर्गा, ये सब जो जानवर थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, वो क्या करेंगे, क्रोधित होकर कुछ ना कुछ तरह से आपके ऊपर हमला करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपका जल्लीकट्टू का जो खेल है, इसमें क्या किया जाता है, इसका जो आयोजन किया जाता है, जैसे फसलों की कटाई हो जाती है। अब फसलों की कटाई के बाद क्या हो जाता है कि खेत जो है वो पूरे क्या हो जाते हैं, आपको खाली मिल जाते हैं। अब खेत जब खाली मिल जाते हैं तो वहां क्या किया जाता है कि इसका आयोजन किया जाता है कि जो बैल हैं उनको उकसाया जाता है और बैलों के साथ इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। अब बैल के साथ जब इंसान की लड़ाई की जाती है, एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना, उस पर आप देखेंगे शायद ऋतिक रोशन की फिल्म थी, है ना, जिसमें कि दिखाया गया है। तो कुछ ऐसे ही खेल, और केवल ये भारत में नहीं होते हैं, विश्व के अन्य देशों में भी अगर हम बात करें तो सभी देशों में जो है मतलब इस प्रकार के कोई ना कोई खेलों का आयोजन जो है वो मनोरंजन के लिए जो है वो किया जाता है। तो इसमें अब पता चला कि निकला तो कोई आदमी जो है उसका सिंग पकड़ लिया, कोई पूंछ पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ लिया, और वो जो जानवर अपने आप को बचा रहा है डर, भाई जब वो एक बैल है जो है, वो छोटा सा बैल जब देखेगा कि इतने सब आदमी जो है उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो वो तो डर जाएगा ना यार, उसके अंदर भी तो डर है। तो क्या करता है, अपने बचाने के लिए कभी सिंग पर से किसी को हमला कर देता है, तो किसी के शरीर पर से अपने आप, तो इसमें कई लोग जो है वो घायल हो जाते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं, इस टाइप के भी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये हिंसक है, पूरी तरह से क्या है, हिंसक है। दूसरा एक दौड़ है दोस्तों, दूसरा एक खेल है दोस्तों जो कि कम्बाला के नाम से जाना जाता है। तो कम्बाला क्या है, तो कम्बाला में क्या किया जाता है कि जो मान लीजिए जो धान के खेत हैं, ठीक है ना, इन धान के जो भी खेत होते हैं और उसमें क्या होता है कि अब धान के खेतों में अगर आप देखेंगे कि पानी जब छोड़ दिया जाता है ना, तो वो कैसा हो जाता है, कीचड़ नुमा हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि भैंसों को दौड़ाया जाता है। क्या किया जाता है, भैंस को दौड़ाया जाता है कि भैंस जो है इसमें दौड़े, भैंसों का रेस होता है। और ये त्योहार जो है वो नवंबर से लेकर मार्च माह तक जो है वो कर्नाटक का उडुपी और दक्षिण कन्नड़ का जो क्षेत्र है उसमें आपको देखने को मिलता है ना, बाहुबली में भी देखा था। अच्छा, इसके बाद एक और भी है कॉक फाइट। कॉक फाइट जिसमें आप क्या देखते हैं कि दो मुर्गे को आपस में जो है वो क्या कराया जाता है, ठीक है, लड़ाया जाता है ना, दो मुर्गे को। और ये त्योहार केवल भारत में नहीं होता है, विश्व के अन्य देशों में भी हमें इस प्रकार के त्योहार जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि इस लड़ाई में मुर्गे
अपने चोंच से दूसरे मुर्गे को जो है वो क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि आप देखेंगे कि बड़े स्ट्रांग स्ट्रांग मुर्गे लाए जाते हैं, मुर्गों को खिला पिला के एकदम मजबूत किया जाता है कि किसका मजबूत मुर्गा जो है वो मजबूत है। और मुर्गे के ऊपर लोग जो है बोली लगाते हैं कि ये कल्लू का मुर्गा जो है वो जीतेगा, ये लल्लू का मुर्गा जो है वो जीतेगा, ऐसे करके बोली लगाई जाती है किसके ऊपर, मुर्गे के ऊपर। तो कुल मिला के जुआ जो है ना, जुआ जैसा जो गेम है वो भी आपको देखने को मिलता है। ऊंट दौड़, तो ऊंट कहाँ से संबंधित है, तो ऊंट आप जानते हैं कि राजस्थान से संबंधित है। तो ऊंट दौड़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिसमें लोग जो सवारी करते हैं उसमें दौड़ में भाग लेते हैं। और राजस्थान में कई मेलों और त्योहारों में, जैसे कि पुष्कर का मेला हो, बीकानेर का ऊंट महोत्सव यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है डॉग फाइट, ठीक है, तो ये भी एक गेम है जहां कुत्ते को कुत्ते से जो क्या किया जाता है, लड़ाया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये तो रोज हम देखते हैं, और आजकल तो इस मौसम में कुछ ज्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है ना। कुत्ते से कुत्ते का रात को सोते हैं जब देखते हैं तब कि घर के पीछे जो है वो कुकुर जो है वो क्या कर रहे हैं, शुरू हो गए हैं क्या करना, भों भों करना शुरू हो गए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। तो ये सर इसमें क्या है, तो दोस्तों ये तो कुत्ते से कुत्ते का जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, नॉर्मली है। जो आप लोग आपस के में जब दो लोग चिल्लाने लगते हैं तो आप क्या क्या कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, है ना। क्या दे दी जाती है, एक उपमा दे दी जाती है कि कुत्ते की तरह मत लड़ो, है ना, कुत्ते की तरह आपस में फाइट मत करो। तो कुत्ते की जो फाइट होती है, डॉग फाइट जो होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, खेल है। और ये जो है वो क्या है आपका, ये जो खेल है ये ब्लड स्पोर्ट है। यानी कि कुत्ते एक दूसरे को क्या करते हैं कि एक गड्ढे में जो है वो कुत्ते को क्या कर दिया जाता है, मतलब दो कुत्ते को जो है आपस में जो है वो डाल दिया जाता है, और दोनों कुत्ते जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते इतना ज्यादा लड़ जाते हैं कि एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जान भी जो है वो क्या होती है, चली जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो हैं हमें काफी सारे क्या देखने को मिलते हैं कि आयोजन खेल जो है वो आयोजित किए जाते हैं। अब इस प्रकार के जो खेल हैं उस खेल को अगर हम बात करें तो जो जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम है उसके तहत जो है इन सारे खेल के ऊपर जो है वो रोक लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगाया गया है। लेकिन कोर्ट की बातें कौन सुनता है ना। आयोजन करने वाले जो हैं वो किसी भी प्रकार से गुपचुप तरीके से क्या करते हैं, गुप्त रूप से, अवैध रूप से जो है इस प्रकार के खेलों का जो है आयोजन कर लेते हैं। एक और फाइट होता है दोस्तों, अंजलि पांडे, आनंद, स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि अब क्लासेस सारी इसी चैनल पर हो रही हैं, है ना। तो और बहुत सारे अभी भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनसे भी आग्रह कीजिए, उनसे भी मैसेज कीजिए फटाफट की सभी जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, है ना। और लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला जो है उसके बारे में हम बात करें तो अगला क्या है आपका, बुलबुल फाइट, है ना। बुलबुल फाइट क्या है, तो दोस्तों इसमें हम क्या देखते हैं कि असम राज्य के गुवाहाटी के पास हाजो में हायग्रीव माधव मंदिर में बिहू के दौरान जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो कभी आपसे पूछे कि बुलबुल फाइट कहाँ होता है तो याद रखिएगा असम में होता है। किस त्यौहार पे आयोजन किया जाता है, तो बिहू त्यौहार पे आयोजन किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि बुलबुलों को जो है वो नशीला मादक पदार्थ खिला दिया जाता है जिससे वो नशे में आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। ये जो भी आप त्यौहार देख रहे हैं ना, किसी भी त्यौहार की अगर मैं बात करूं तो आप जान जाइए कि इसमें जो है वो जो भी आपके जानवर हैं उनको नशे में रखा जाता है, वो नशे में रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अगला जो है वो है आपका घुड़दौड़। तो प्राचीन काल से आप देख ही रहे हैं भारत में भी आपको घुड़दौड़ देखने को मिलता है, जिसको कि आप होता है ना, घोड़े की दौड़ हो रही है, ठीक है ना। तो भारत में भी आपको घोड़े की दौड़ देखने को मिलेगी, लेकिन भारत के साथ अगर हम देखेंगे तो विश्व के अन्य देशों में जैसे ग्रीस में, बेबीलोन में, सीरिया में, मिस्र में जो है ये आपको घोड़े के दौड़ देखने को मिलेंगी। और इसमें आप देखते हैं कि एक जॉकी जो होता है वो घोड़े के ऊपर बैठा रहता है, हंटर से जो है उसको मारता रहता है, ठीक है, और घोड़ा तेज दौड़ता रहता है। अब कहेंगे भैया घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, घोड़ा बहुत तेज, अरे भैया किसी को मारोगे तो भागेगा ही ना यार, ठीक है। अब आप ही के ऊपर कोई बैठ जाए और आप ही को हंटर से ले हंटर मारते रहे तो आप भी क्या करोगे, भागोगे ना भाई, है ना। जैसे बचपन में आप जब छोटे थे तो मम्मी आपकी चप्पल उठा के आपको मारती थी तो आप क्या करते थे, घर के इस कोने से उस कोने तक भागते थे, है ना। बाबूजी लाठी लेके दौड़ाते थे तो क्या करते थे, इधर से उधर से भागते थे। और कुछ लोग तो पता चलता है कि आगे अगर वो दौड़े हैं पीछे से बाबूजी दौड़े हैं, पूरे गांव में जो है वो क्या हो रहा है, दौड़ हो रहा है ना। ठीक है, अब गांव में मान लीजिए कि वो पूरा मोहल्ला पांडे जिलों का है, पांडे जिलों का है तो पांडे दौड़ हो रहा है, मिश्रा जिलों का है तो मिश्रा दौड़ हो रहा है, तिवारी जिलों है तो तिवारी दौड़ हो रहा है ना। तो अब मतलब भाई आगे आगे पुत्र और पीछे पीछे पिता, दौड़ जो है वो
चल रही है। ठीक है, तो भाई किसी को भी मारोगे तो दौड़ेगा है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, जो हम लोग मनोरंजन के लिए जो है, ठीक है ना, जो मनोरंजन के लिए हम जो गेम देख रहे हैं, ये कुल मिला के क्या हो रहा है, पशुओं के साथ जो है वो क्रूरता जो है वो मचाई जा रही है ना। आरिफ कह रहा है कि सर मुझे भी अपने समय का दौड़ आ गया है ना, मुझे भी अपने समय का दौड़ याद आ गया है, जैसे मेरे पिताजी मुझे घोड़ा बने की तरह चाबुक से मारते रहते थे, और मैं आगे आगे भागा करता था और वो मेरे पीछे पीछे भागा करते थे। ठीक है, तो दौड़ है। ठीक है, चलिए। प्रीति कंसल लिख रही है कि सर मैसेज कर दिए हैं, कोई सीन नहीं किया, सब संडे मना रहे हैं। देखो भैया, तैयारी करने वालों के लिए नो संडे नो फंडे, है ना, सीधा सा मैसेज होता है। हर दिन हो तो एक समान है ना, सभी दिन एक समान है, कोई संडे नहीं, कोई फंडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई, सब दिन लगे रहो। ठीक है, संडे और ये सब तो मनाया जाता है जब आप किसी नौकरी में रहते हैं, है ना, कि 6 दिन आपने खूब नौकरी की और 7वें दिन आपको आराम की आवश्यकता है। भैया रोज आराम कर रहे हो, और आराम हराम है, किसने कहा था। ठीक है, वर्ष 1996 की बात करें तो वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि घुड़दौड़ पर दाव लगाना कौशल का खेल है, ना कि भाग्य और इस प्रकार के अवैध जुए में शामिल। ठीक है ना, अतः घुड़दौड़ देश में जो है वो कानूनी है। ठीक है, अब घुड़दौड़ आप कहेंगे देश में क्यों कानूनी है, तो घुड़दौड़ भैया बड़े बड़े लोगों का जो गेम है, इसलिए जो है वो देश में जो है वो कानूनी भी बना हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। ये विजेता आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज दिख रहा है, जिसमें 26 तारीख को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, 200 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट होगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.33 होगी, है ना। और इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है, कोड अनुप10 यूज करके आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं, है ना। ये स्कॉलरशिप टेस्ट उनके लिए है जिन्होंने जो सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लिया है। रैंक 1 अगर आप लाते हैं तो आपको 100%, रैंक 2 3 जो है वो 50%, रैंक 4 to 25 जो है 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। विजयी भाव यूपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और 9:30 से 12:30 बजे तक ये टेस्ट होगा। अगला टेस्ट जो है वो आज आज ही है। ठीक है ना, जनरल हिंदी का और जीएस पेपर 1, मतलब ये सारा टेस्ट सीरीज है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज है, आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं न्यूज पे। द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है एनसीपी क्रिटिसाइज सेंटर्स इन प्रिंसिपल नोड फॉर जैतापुरा न्यूक्लियर साइट। ठीक है ना, जैतापुरा महाराष्ट्र न्यूक्लियर साइट्स को लेकर जो है वो क्या है कि बात हो रही है ना, और इस पर जो है सहमति मिल गई है सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा जैतापुर न्यूक्लियर साइट की। तो एनसीपी जो है वो क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है, शरद पवार जी की जो पार्टी है। ठीक है, तो जैतापुरा परमाणु रिएक्टर के लिए जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आइए इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बताया कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ ये न्यूज़ था, जिस न्यूज़ में सीधे बात की जा रही है कि केंद्र सरकार क्या है, वो महाराष्ट्र का जो जैतापुरा है वहाँ 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को जो है स्थापित करने के लिए जो भी सैद्धांतिक मंजूरी थी, उसको मंजूरी को जो है उसने दे दिया है ना। ठीक है ना, क्या किया है, मंजूरी जो है वो दे दिया। फैमिली वाले। जैतापुरा परियोजना के बारे में बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का जो है एक प्रमुख घटक है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके बारे में देखें तो ये स्थायी आधार पर देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशाल क्षमता होने के अलावा परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने अब तक लगभग 755 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसमें लगभग 650 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की जो है वो बचत हुई है। ठीक है ना, अब इस समय आप जान ही रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के ऊपर जो है पेरिस समिट, आपको याद होगा हाल फिलहाल में अभी 26 नवंबर को जो आप नवंबर में जो आपका जो समिट हुआ,
ठीक है ना। तो उस नंबर के समिट में भी सीधे ये बात किया गया कि हमें क्या करना है कि नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि कार्बन एमिशन को हमें क्या करना है, जीरो के स्तर पर लेके आना है। और जीरो के स्तर पर लेके आना है यानी कि हमें इस प्रकार से ऊर्जा के उन क्षेत्र का या ऊर्जा के उन स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है जिसके माध्यम से जो है वो पर्यावरण जो है वो आपका स्वच्छ बना रहे। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा भी ऐसा कहा जाता है कि ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में से एक है और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया, उसको पाया जा सकता है। अब ये जो परियोजना है इसके पूरे होने पे 6780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2031 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की उम्मीद है। जैतापुड़ा जो कि महाराष्ट्र में है, और इस परियोजना को लेकर अगर हम बात करें तो जैतापुड़ा परमाणु रिएक्टर क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली परमाणु संयंत्र में कहा जा रहा है कि अगर ये पूरा स्टार्ट हो जाए तो जैतपुरा जो है वो सबसे आपका जो है शक्तिशाली परमाणु संयंत्र हो जाएगा, जो कि 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन करेंगे। 6 परमाणु रिएक्टर ऊर्जा जिनमें प्रत्येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी को फ्रांस के तकनीकी सहयोग से जो है वो स्थापित करने की बात की जा रही है। यह जो परियोजना है वो भारत और फ्रांस के बीच में जो कार्बन यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन के बारे में बात की गई है उसके लिए जो है, और इस प्रकार के भविष्य को बनाने के लिए जो है वो अपनी जो भारत और फ्रांस दोनों की प्रतिबद्धता है उसको मजबूती प्रदान करेगा। और स्थानीय लोगों को जो है इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और महाराष्ट्र को अगर हम बात करें तो उसके माध्यम से सीधे क्या है, आय के नए स्रोत जो है वो खुलेंगे। भारत में अगर परमाणु ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें, भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिए काफी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में हम देखें तो आपको एक नाम याद होगा, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है ना। तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो तैयार किया गया त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम है वो आपका शुरू किया गया था, ठीक है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की अगर हम बात करें तो ये इसके तहत क्या किया गया है कि प्राकृतिक रूप से जो दो आपके परमाणु तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से, यूरेनियम और थोरियम, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है वो निर्धारित उद्देश्य के लिए जो इसका प्रयोग करके इसको क्रियान्वित किया जाए जिससे कि हम परमाणु ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो 10 स्वदेशी 700 मेगावाट भारी जल दाबित रिएक्टर के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हुई है। भारतीय जल दाबित रिएक्टर क्या है, तो ये एक परमाणु रिएक्टर है जो आमतौर पर अगर हम बात करें तो अपने ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का जो है वो प्रयोग करता है। और यह अपने शीतलन के लिए अगर हम बात करें और मंदक के लिए बात करें तो भारी जल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। भारी जल का मतलब क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो है वो उपयोग किया जाता है, किसके लिए, शीतलन के लिए। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की अगर परमाणु ऊर्जा की क्षमता के बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत में 6780 इलेक्ट्रॉनिक मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जो है वो 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है वो संचालित हैं। और इसमें से जो 18 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है वो कैसे हैं, भारी जल दाबित रिएक्टर हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो 4 हैं वो क्या है, आपके हल्के जल युक्त रिएक्टर है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की अगर हम बात करें तो इसमें संशोधन किया गया था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए क्या किया जा सके, सक्षम बनाया जा सके। भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ये लिस्ट जो है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, एक बार आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्तमान में अगर हम संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बात करें तो कौन कौन से संयंत्र हैं, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, ये वर्तमान में संचालित है। निर्माणाधीन कौन सी है अभी प्रोसेस में जो है, तो काकरापार 3 और 4 जो है गुजरात का, ये आपका क्या है, निर्माणाधीन है। रावतभाटा राजस्थान में निर्माणाधीन है। कुडनुकुलम 3 और 4 तमिलनाडु में निर्माणाधीन है। कल्पक्कम PFBR तमिलनाडु में जो है वो आपका क्या है, निर्माणाधीन है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को
ठीक है ना, दिख रहा है। नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो जैतापुर महाराष्ट्र, कोवड्डा आंध्र प्रदेश, मीठी वृद्धि गुजरात, हरिपुर पश्चिम बंगाल, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बांसवाड़ा, ये सब जो है आपके क्या है, नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए कि बाकी आपके जो मित्र हैं उनको भी इसका लाभ उठा मिल सके। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब दिमाग में अगर प्रश्न आया कि सर ये किस टॉपिक से संबंधित है, ये तो दोस्तों ये आपके साइंस टेक से संबंधित है। ठीक है ना, जनरल स्टडीज पेपर 3 और जीएस के प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1 जो आपका जीएस का पोर्शन है वहां के लिए ये टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली, है ना। आलोक, रूबी, प्रीति, आरिफ, अंजलि, अनीता, सुषमा, सभी लोग समझ रहे हो ना? है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इस समय जुड़े हैं आप कहाँ, अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो आप अपने मोबाइल पर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद गोल में आप यूपीपीएससी सर्च कर लीजिए। यूपीपीएससी सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, आप मुझे सर्च कर लीजिए, है ना। अनूप उपाध्याय नाम से मुझे सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना। और फॉलो करके जो भी पेड और फ्री क्लासेस हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। आपको जो कोड यूज करना है वो कोड आप ध्यान रखिएगा, अनूप 10 का कोड यूज करके जो है वो आपको क्लासेस का जो है वो लाभ उठाना है। ठीक है, अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की। मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। वर्कशॉप, स्टडी सेशन और मास्टर क्लासेस का आप लाभ उठा सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशन है, इन सभी का आपको लाभ उठाने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला न्यूज है दोस्तों, ये न्यूज है द इकोनॉमिक्स टाइम से। आपके स्क्रीन पर आपको न्यूज दिख रहा है, कहां से, द इकोनॉमिक टाइम से लिया हुआ न्यूज है वियतनाम सिक्स इंडिया पार्टनरशिप फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ वियतनाम जोंग दिन said the two sides need to intensify investment promotion activities, promote the investment climates of the two countries to potential partner, explore investment cooperation opportunities, and share experience in new areas, namely digital transformation, digital economy, IT, and application of new technology for the development of high quality human resource needed for fourth industrial revolution। ठीक है ना। तो भारत और वियतनाम के साथ जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो है वो क्या है कि आपका पार्टनरशिप हुआ। इस पे हम बात करें, भारत वियतनाम संबंधों पे बात करें तो भारत वियतनाम का मैंने कहा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इसमें डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जो है वो सहयोग करने के लिए एक एलओई यानी कि आशय पत्र पे जो हस्ताक्षर किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो है वो साझेदारी जो है और भी मजबूत जो होगा। ठीक है, अब इन दो देशों के बारे में बात करें तो जब दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार सौदा करते हैं तो आशय पत्र दो पक्षों की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को संदर्भित करता है। ठीक है ना, एक आप सुनते हो MOU, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
और एक है आपका LOU यानी कि आशय पत्र। तो आशय पत्र का यूज कब किया जाता है कि जब देश जो है एक दूसरे के साथ व्यापार सौदा करते हैं, तो प्रारंभिक जब व्यापार रहता है तो उस समय जो है वो किसका यूज किया जाता है, LOI का यानी कि आशय पत्र का जो है वो किया जाता है। अब ये संभावित सौदे की जो मुख्य शर्तें जो हैं उस पर क्या किया जाता है, इसको रेखांकित किया जाता है। इसके पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जस्ट पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के ने जो है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, रक्षा उद्योग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्र में जो है सहयोग के लिए जो है वो चर्चा की गई थी। अब इस आशय पत्र के बारे में अगर हम बात करें, तो ये आशय पत्र है, यह डाक और दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के संयुक्त उद्देश्यों को जो है वो मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, जिसके माध्यम से अगर हम बात करें तो ये सूचना और अनुभव के आदान प्रदान को जो है बढ़ावा देगा और मानव संसाधन विकास के परियोजनाओं को लागू करने में जो है वो सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो दोनों देश जो हैं वो डाक ऑपरेटरों की और सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जो है वो काम करेंगे। ठीक है ना, यह नई प्रौद्योगिकी और चुनौतियों जैसे कि इंफोडेमिक को लेकर द्विपक्षीय सहयोग को जो है इससे आकार मिलेगा। जो चर्चा हुआ था दोनों देशों के बीच में, तो इस चर्चा के दायरे के बीच में जो बातें आई थी वो बात क्या आई थी कि वियतनाम ने जो है वो भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो स्वदेशी 5G नेटवर्क विकसित करने के लिए भारत के प्रयासों की क्या की है, सराहना की है कि भारत जो है वो तकनीक के क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। ठीक है ना, वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री का जो सुझाव था वो क्या था कि भारत को 5G क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए ताकि विश्व स्तर के स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 5G दूरसंचार उपकरण का उत्पादन किया जा सके। भारत और वियतनाम के संबंधों के बारे में अगर हम इतिहास के झरोखे से देखें, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच के जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करें, तो रक्षा सहयोग जो है वर्ष 2016 में दोनों देशों के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भों में से एक रहा था। किंतु दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो काफी पुराने जो है आपके माने जाते हैं। 1956 में अगर हम बात करें तो भारत ने हनोई जो कि वियतनाम की राजधानी अपने महावाणिज्य दूतावास की जो है स्थापना की थी। वियतनाम ने 1972 की अगर हम बात करें तो 1972 में भारत में अपने राजनयिक मिशन की जो स्थापना की थी। भारत वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेपों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए वियतनाम के साथ खड़ा हुआ है, जिससे भारत अमेरिकी संबंधों पर जो है वो काफी प्रभाव पड़ा था। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक और एकीकरण तथा राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्यों में से भारत के द्वारा अपनी लुक ईस्ट नीति की शुरुआत के चलते भारत और वियतनाम संबंध जो है और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। इनके सहयोग क्षेत्रों के बारे में बात करें किसके, भारत और वियतनाम के, तो सामरिक भागीदारी यानी कि भारत और वियतनाम में भारत की हिंद प्रशांत सागरीय पहल और हिंद प्रशांत के संदर्भ में आसियान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की सहमति व्यक्त की है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो आसियान भारत मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दोनों देश के बीच में हमने देखा कि आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में काफी लाभ मिला है। ठीक है ना, तो इसके अलावा भारत द्वारा त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के माध्यम से वियतनाम में विकास और क्षमता सहयोग में निवेश किया जा रहा है। ठीक है, और वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्य और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी भारत के द्वारा जो है निवेश किया जा रहा है। व्यापार के क्षेत्र में बात करें दोस्तों तो दोनों देशों के बीच में जो है वो 11.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का व्यापार पहुंच चुका है। ठीक है ना, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बात करें तो भारतीय रणनीतिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई भागीदारों की रक्षा क्षमताओं को पर्याप्त रूप से विकसित करने में वियतनाम अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में जो है वो रुचि रखता है। ठीक है, वियतनाम जो है वो भारत की ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइल में जो है अपनी रुचि रखता है। तो हो सकता है भविष्य में जो है वियतनाम जो है भारत से ये सारी टेक्नोलॉजी को जो है वो परचेज करे। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो वियतनाम जो है वो चाहता है कि भारत के साथ मिलकर अपने रक्षा संबंधों की क्षमता का निर्माण करे, अपने कर्मियों को यहाँ प्रशिक्षण दे और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में जो है वो भारत से सहयोग ले। ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो भारतीय नौसेना के जहाज INS स्केल्टन के ने मध्य वियतनाम के लोगों को बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ची मिन्ह सिटी का जो है दौरा किया और इसने वियतनाम पीपल्स नेवी के साथ पैसेक्स अभ्यास में भी भाग लिया। ठीक है ना, भारत और वियतनाम के संबंधित रणनीतिक गणना में चीन जो है वो बहुत ज्यादा रुचि रखता है। दोनों देशों ने चीन के साथ युद्ध लड़े थे और दोनों देशों का इसके साथ सीमा संबंधी विवाद जो है वो ज्यादा है, इसलिए वियतनाम जो है वो भारत के काफी करीब आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का लक्ष्य कौन है, दोनों का दुश्मन क्या है, आपका चीन है, चाहे भारत का चाहे वियतनाम का।
पीपल टू पीपल संपर्क के लिए जो है वो 2019 में आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया, जिससे कि दोनों देशों को लोगों को जो है एक दूसरे के यहाँ जो है यात्रा करने के लिए वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की बात की गई। अंकित नमस्कार। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए है करेंट टाइम्स अनअकैडमी यूपीपीएससी स्कॉलरशिप बूस्टर। ये प्रोग्राम स्टार्ट ये प्रोग्राम है, इसका आप लाभ उठाएं, जिसमें रैंक 1 to 3 आप लाते हैं तो आपको आपके फी में 25% जो है स्कॉलरशिप मिलेगा 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे। और मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसका आप लाभ उठाइए। इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है ANUP10 कोड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ये जो बैचेस हैं ये सारे, इनका भी आप लाभ उठा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना, ये बैचेस है। चलिए आ जाते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन पे, देखते हैं कि आज के क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो तैयार तैयार हैं आप सभी लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए? सभी लोग जो हैं वो तैयार हैं, इंजॉय कर रहे हैं सेशन को आप लोग? सेशन को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है चलिए, तो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता निम्न में से कितनी मेगावाट है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया और इसका उत्तर आपको देना है, अभी हमने चर्चा किया था। लाइक शेयर करते रहिएगा, पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, यहाँ आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा 6780 मेगावाट, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। कितना? 6780 मेगावाट। और केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को अपने इसके बारे में बताया, और इन्होंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि 6780 मेगावाट से इसको 2031 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ाने का जो है वो लक्ष्य है। और इसके लिए इसमें 10 स्वदेशी भारी पानी के रिएक्टर जो है वो प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान करना जो है इसमें शामिल है, जो अभी हमने चर्चा किया था। अगला, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खुर्दलो से सम्मानित किया? नेपाल, चीन, जापान या भूटान? ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा भूटान, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और भूटान सरकार ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है नगदक पेलजी खेरली, इससे सम्मानित करने का फैसला किया है। और अभी तक के कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो सम्मानित कर चुके हैं। और ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत के जो टाइम आगे की पीडीएफ से मैं कम कर दूंगा, है ना, इसमें टाइम जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। तो कल से जो हम लोग एमसीक्यू सेशन रखेंगे उसमें टाइम को मैं 20 सेकंड से घटा के 10 सेकंड कर दूंगा। ठीक है शिव जी, शिव सिंह यादव, ठीक है ना। तो अब भारत में देखिए प्रधानमंत्री जी को जो भी हम लोग कहते हैं, लेकिन विदेश में जो है वो प्रधानमंत्री जी का काफी सम्मान है। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की है।
सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, रूस और मालदीव अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो सम्मानित कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? मार्कवुड, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, हसीब हमीद। और शाम को 4 बजे ज्योग्राफी का सेशन है, उसको भी जरूर कीजिएगा। बेसिक ज्योग्राफी है, एकदम एनसीईआरटी से हम चल रहे हैं, है ना, बेसिक एनसीईआरटी से चल रहे हैं कि जिससे कि आपको आगे कोई परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा स्टुअर्ट ब्रॉड, सभी के उत्तर सही हैं। और ये स्टुअर्ट ब्रॉड आपको याद होंगे, युवराज सिंह के साथ इनका जो धमाकेदार संबंध है वो भी आपको याद होगा, है ना। ये वही है ना T20 पे, है ना। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, और टेस्ट फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो 150 मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन चुके हैं। और इस मामले में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने के मामले इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें तो जेम्स एंडरसन, एलिस्टर कुक जो है वो है। ठीक है, चलिए। और भारतीय लिजेंड सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो 200 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर हैं और अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आप जान ही रहे हैं जिस परिवार के आप सदस्य हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, तो यही एक खिलाड़ी हैं जो कि 200 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? मंगू सिंह, कौशल पारेख, श्रीधरन या जसमीन शाह। और शेयर करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ। एक बार क्लास के लिंक को भी शेयर कर दीजिए कि सभी इसका लाभ उठा सकें। और जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का लाभ आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। और अपने मित्रों के साथ साझा करते रहा कीजिए। कुछ और भी कुछ परिवर्तन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर क्लासेस में कुछ और, मतलब परिवर्तन का मतलब कुछ और भी डिमांड हो तो उस पर विचार किया जाए, है ना, जिससे क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग को पसंद आए। चलिए, तो दोस्तों जिन्होंने कहा श्रीधरन वो सभी के उत्तर जो हैं सही। और आपको याद है कि केरल से ये बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में इन्हें पेश किया गया था। ठीक है ना। और काफ़ी ईमानदार छवि के इनकी है। और मेट्रो मैन यानी कि दिल्ली में अगर मेट्रो की आधारशिला और उसको सही तरीके से अगर किसी ने पूरा किया तो श्रीधरन का जो नाम है वो है। ठीक है ना। तो इन्होंने सीधे कहा कि भैया राजनीति उजनीति जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ और जो काम था वो हो गया, है ना। 1995 से लेकर 2012 तक ये दिल्ली मेट्रो के जो है निदेशक के पद पर रहे और इनको मेट्रो मैन के रूप से जो है वो जाना जाता है। भारत सरकार ने 2001 में इन्हें पद्मश्री और साल 2008 में इन्हें पद्म विभूषण के अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया था। ठीक है ना। अभी प्रश्न और भी हैं, ये कुछ बैच कोर्सेस हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ना। ये सारा आपको दिख रहा है, ये कुछ बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 सब्सक्रिप्शन से आपको ऑल एग्जाम यानी कि यूपीपीएससी अपर लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का जो है वो लाभ मिल सकता है। आपको कोड जो यूज करना है, कोड क्या है, अनूप 10 का कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसका लाभ कमा सकते हैं, मतलब लाभ ले सकते हैं। 10% आपको क्या हो जाएगा, फ्री में आपको ऑफ मिल जाएगा। अभी और भी प्रश्न है, प्रश्नों पे हम चलते हैं। इसके अलावा विजयी भाव मीन्स बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा लीजिए। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 24 महीने की जो फी है दोस्तों वो 13,600 है। 12 महीने की फी जो है 9,350 है। 6 महीने की फीस 7,650 है। 3 महीने की 4,250 और 1 महीने की 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, क्या ANUP10 यानी कि अनूप 10,
वैसे आपके फ़ी में आपको क्या हो जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा। और 10% का ऑफ मिलने के बाद आपकी जो फ़ी हो जाएगी 24 महीने की 12,240, 12 महीने की 8,415, 6 महीने जगह की 6,850, 3 महीने के 3,825 और 1 महीने के 1,530 रुपये। ठीक है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें घर बैठे बैठे आप यूपी बिहार की तैयारी जो है एक साथ कर सकते हैं और यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ आपको क्लासेस करने का मौका मिलेगा, जिसमें 6 महीने की फ़ी जो है 7,960 और 12 महीने की 10,620 है। लेकिन जैसे ही यहाँ भी आप कोड यूज करोगे अनोप 10, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको 10% आपके फ़ी में जो है वो ऑफ मिल जाएगा, बक्स बॉन्टी। ठीक है ना। तो इसकी बात करें दोस्तों तो यह अपॉर्चुनिटी है आप सभी लर्नर के लिए कि अगर आपको किसी भी एजुकेटर की क्लास में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिख रहा है तो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आप पहले व्यक्ति बनेंगे और आप प्राइज जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? प्रकाशी तोमर, हिना सिंधु, चिंकी यादव, अवनी लेखरा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों याद रखिए शाम को 4 बजे ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही है और जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल और एनसीईआरटी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी से हमने स्टार्ट किया, भारत के भूगोल को हम देख रहे हैं, और आयोग या उत्तर प्रदेश के होने वाली कोई भी परीक्षा जो है उन सभी के लिए जो है ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लासेस को मिस ना करें। सवेरे 9 बजे की जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आती है, इस करंट अफेयर्स की क्लासेस में देश विदेश और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के समाचारों का संकलन आपको देखने को मिलेगा, और साथ में ही डेली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिसका आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। 20 सेकंड हो चुके हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ऑनी लेखरा वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, और ऑनी लेखरा ठीक है भारतीय शूटर हैं। और टोक्यो में इन्होंने क्या किया था, खेल के रिकॉर्ड, मतलब खेल के रिकॉर्ड को जो है वो स्वर्ण पदक जीतने के मामले में हमने देखा था कि सारे रिकॉर्ड को तोड़ रही थी। 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान इनको मिला है। औनी की बात करें दोस्तों तो 50 मीटर के राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग में ये HS1 स्वर्ण में भी स्पर्धा में भी इन्होंने क्या किया था, कांस्य पदक जीता था, और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला जो है वो बन गई थी। ठीक है ना। इनकी उपलब्धि के लिए जो है देश का सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप से में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? पूनम यादव, पूर्णिमा पांडे, मीराबाई चानो या झीली डाला बेहड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और कैसे लग रहे हैं प्रश्न एक बार फीडबैक भी देते चलिएगा। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा पूर्णिमा पांडे वो सभी के उत्तर जो है वो सही, और पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। पूर्णिमा की बात करें दोस्तों तो कुल इन्होंने 229 किलोग्राम और 127 किलोग्राम भार उठाकर जो है वो पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। और साथ में ही अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई इन्होंने किया है। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं, इनमें से स्नैच में 2 तथा क्लीन तथा जर्क में कुल भार वर्ग में 3 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनका शामिल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ कितने समझौते किए हैं? 8, 10, 6 या 3? फटाफट। और
भाई डबल लाइक मत करो भैया, 2 बार लाइक करोगे ना तो ये नहीं कि आप कहोगे सर हम तो चाह रहे हैं कि खूब लाइक करें, खूब लाइक करें, 100, 50, 500 लाइक कर दें। एक ही लाइक काउंट होगा, एक ही बार वोट देने का अधिकार है ना। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 6 वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने जो है वो 4 देशों के साथ जो है 6 समझौते किए, जिसके तहत वो विदेशी सैटेलाइट को अपने पीएसएलवी रॉकेट यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से ये जो है वो लॉन्च करेगा। और इस समझौते में अगर हम बात करें तो 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा के सारे समझौते यानी कि 1140 करोड़ रुपए वो इसरो के झोली में आ गए। अब इन सैटेलाइट के माध्यम से बात करें तो ये सैटेलाइट जो है 2021 से लेकर 2023 तक जो है वो लॉन्च करने की बात की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, और आज का अंतिम प्रश्न, भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है? उज्बेकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या चीन? प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, उत्तर आपके दिमाग में है, आएगा हथेलियों के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से फटाफट एबीसीडी पे टिक टिकाइए, सही उत्तर दीजिए, है ना। शाम 4 बजे भूगोल, 11 बजे इंडियन सोसाइटी की क्लासेस हम करेंगे, और 2 बजे प्लस की क्लासेस होंगी। आज संडे है तो जो क्लासेस उस दिन की रिशेड्यूल हुई थी, है ना, उसको आज 2 बजे करेंगे, तो उसको मत मिस कीजिएगा। सैलिनिटी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे प्लस की क्लासेस में, ठीक है। एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा ए उज्बेकिस्तान, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने जो है 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह पे संयुक्त उपयोग पर जो है वो बातचीत की है, और उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए बंदरगाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी जो है रेखांकित किया है। इस बैठक के दौरान अगर हम बात करें तो तीनों देशों के बंदरगाह के पार परिवहन गलियारों पर जो है विकास पर चर्चा की गई है। चाबहार बंदरगाह जो दोस्तों जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ईरान को जो है वो ओमान की खाड़ी पर जो है मतलब कि अ, से जोड़ता है अगर हम बात कहें, या अगर हम ये कहें कि ये बंदरगाह जो है ये आपके ओमान की खाड़ी पर स्थित है, और ये बंदरगाह जो है ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो रहा दोस्तों ये आज का सेशन, कैसा लगा आज का सेशन, एंजॉय किया कि नहीं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कल की क्लास में भी ओपन करके जो ज्योग्राफी का है, जो करंट अफेयर्स की क्लास है, उस पर भी अपना फीडबैक दे दीजिएगा। फीडबैक इसलिए दे दीजिएगा क्योंकि देखिए हम लोग नए चैनल पे जुड़े हैं, तो नए चैनल पे बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट हैं जिनको हमारे क्लासेस के बारे में जानकारी नहीं। देखिए जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि अनूप सर कैसा पढ़ाते हैं, या अनूप सर की क्लासेस से आयोग प्रश्न वही बनाते हैं जो अनूप सर पढ़ाते हैं, ये नारा आपने दिया है और ये नारा सही भी हो रहा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश के इस नए चैनल पे, उन्हें तो नहीं पता ना, उनके लिए तो ये कौन बताएगा, ये आप बताएंगे, तो आप कैसे बताएंगे? तो क्लासेस के नीचे जो आप क्लास के बाद का जब फीडबैक दे देंगे तो तब उनको जानकारी होगी ना कि अनूप सर की क्लासेस का को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे। लेकिन देखें कैसे, इसका सुझाव आपके द्वारा फीडबैक फॉर्म भर के कर सकते हैं। तो कल की क्लास जो सवेरे की थी 9 बजे की, कल शाम की जो क्लास थी 4 बजे की, उस पर नीचे आप अपना फीडबैक जो है वो जरूर दीजिए। मैं सभी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं केवल एक से नहीं कह रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, है ना, सबसे कह रहा हूँ। अभी स्पेशल सेशन होगा दोस्तों 11 बजे, और 11 बजे स्पेशल सेशन पे हम इंडियन सोसाइटी की चर्चा करेंगे, भारतीय समाज हम पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग जरूर इस पे जुड़ जाइएगा कि जिससे इसका आपको लाभ मिले, ठीक है ना। और इसके लिए जो अनलॉक कोड है वो अनलॉक कोड अनोप 10 है, इसके माध्यम से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों मेरा, जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है वो आपको जो भी क्लासेस के पीडीएफ्स हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। कल सुबह की करंट अफेयर्स की क्लासेस और कल शाम के ज्योग्राफी क्लासेस का पीडीएफ मैंने अपलोड कर लिया है, ठीक है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। अच्छा कल की क्लासेस मैं यूट्यूब की क्लासेस कह रहा हूँ, यूट्यूब की कल की करंट अफेयर्स, कल शाम की ज्योग्राफी पे फीडबैक दे दीजिएगा, सबको मैं कह रहा हूँ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लासेस का लाभ आपको मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में 11 बजे, तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, सपने जो है ना वो ओझल नहीं होना चाहिए, मौसम कोई भी हो, है ना, आपको औसम बन के रहना है और सपने को जल्द से जल्द प्राप्त करना है। जय हिंद, जय भारत।